अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your chemistry instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग अल्काइल हैलाइड में जो पर्टिकुलर वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हैलोजन एटम जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड के अंदर एक हैलोजन एटम होता है, दूसरा हमारे पास अल्काइल ग्रुप का कोई भी कार्बन होगा जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच होता है। अब कहते हैं कि जो हैलोजन एटम होते हैं, बीइंग अ मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट इन कार्बन, तो क्या करते हैं हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ज़ाहिर रिजल्ट हमारे पास ये जो कार्बन और हैलोजन के दरमियान का ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास पोलर बॉन्ड कंसीडर किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे देखें कि अल्काइल हैलाइड जो है वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, अल्काइल ग्रुप, दिस वन, ये जो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कहता है अल्काइल ग्रुप विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन। और नंबर टू पार्ट कौन सा होता है कि हैलाइड एटम, जिसके ऊपर हमारे पास मौजूद होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप होता है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, कहते हैं इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और जो हमारे पास हैलाइड ग्रुप होता है एच एक्स नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम लोग बोलेंगे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। मीन टू से अल्काइल हैलाइड कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज एन न्यूक्लियोफाइल। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो दोनों की तरह से के रिएक्शन हमें शो कर सकता है। तो इसके अंदर दोनों की दोनों चीज़ें जो है हमारे पास मौजूद होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है कार्बन और हैलोजन के दरमियान, वो बॉन्ड क्या होता है, वो हमारे पास पोलर बॉन्ड होगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड है। तीन चीज़ें हमने देखी कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल का कार्बन होता है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो हैलाइड का एक्स नेगेटिव होगा वो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा, मॉड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से। तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की कि कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास पोलर बॉन्ड होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन कर रही होती हैं। बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को। नंबर वन, हमारे पास के जो कार्बन और हैलोजन के दरमियान बॉन्ड होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है। एक ये फैक्टर आ जाता है। दूसरा फैक्टर ये आ जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास पोलर होता है, तो उसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है। दोनों चीज़ों का रिलेशन देखें तो कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मीन टू से कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड से। अब बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो उस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होगी वो हमारे पास कम होगी। और जो दूसरा रिलेशन आता है वो हमारे पास है बॉन्ड पोलैरिटी का। बॉन्ड पोलैरिटी कब आती है, कोई भी बॉन्ड पोलर कब बनता है? बॉन्ड पोलर तब बनता है जब दो बॉन्डेड एटम में से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ अटैक किया जा रहा होता है तो जो दूसरी स्पीशी होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी वो उस बॉन्ड को सस्टेन करना नहीं चाहेगा। वो तो इलेक्ट्रॉन्स, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। जब उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं वो कहता है जा तू ही ले जा इलेक्ट्रॉन, भाई मैंने तेरे साथ रहनी नहीं है। वो गुस्सा होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, बॉन्ड भी हम जो होगा वो हमारे पास वीक हो जाएगा, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो फैक्टर्स हैं। अगर बॉन्ड एनर्जी को देखें तो वो इन्वर्सली रिलेटेड होगा रिएक्टिविटी के साथ, अगर बॉन्ड पोलैरिटी को देखते हैं तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम लोगों ने बात की सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी। हम लोग हमेशा अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को ही क्यों देखते हैं, हालांकि हम लोग अगर हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे देखें तीन तरह के हमारे पास बॉन्ड मौजूद हैं। एक हमारे पास सी एच बॉन्ड है, लेकिन ये सी एच बॉन्ड क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर। जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 0.4 होगा तो वो हमारे पास बॉन्ड पोलर होगा। अगर लेस देन 0.4 या फिर इक्वल टू 0.4 होगा तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होता है। तो सी और एच, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, डिफरेंस इज 0.4। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये नॉन पोलर होता है। इसी तरह से जो दूसरा बॉन्ड होता है वो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ये बॉन्ड भी नॉन पोलर होगा। और जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ये हमारे पास पोलर बॉन्ड हम लोग इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर होगी कि हमारे पास कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है, वो भी जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास नॉन पोलर हम लोग उसको कंसीडर कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर देखें, अब हमने बात की कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्यों नहीं देखा जाता, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्यों नहीं देखा जाता, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ही क्यों देखा जाता है। बेसिकली उसकी रीजन ये होती है कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं रिएक्टिविटी, और जो रिएक्टिविटी होती है वो रिलेट करती है पोलैरिटी के साथ, क्योंकि जो पोलैरिटी होती है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर रिएक्टिविटी को इंड्यूस करवा देती है, मुतारफ करवा देती है। वो उस बॉन्ड को पोलर करने की जो होगा, उस बॉन्ड को रिएक्टिव करने की सलाहियत रख देता है। तो बात सिंपली याद रख लें कि जो पोलर बॉन्ड्स होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, ना ही कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, बल्कि हम लोग स्पेसिफिकली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहले फैक्टर को डिस्कस करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी को। तो ये हमारे पास चार जो है वो कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हैं, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हमारे पास मौजूद है। इन सभी के दरमियान कार्बन जो है वो कॉमन है, पर हम कार्बन को साइड पे रख देते हैं, बाकी चीज़ों को लेकर अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो हमने बात की कि जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते जाते हैं, फ्लोरीन ग्रुप में सबसे ऊपर आयोडीन सबसे नीचे, तो हमारे पास साइज ऑफ हैलोजन जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। जब हमारे पास साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करता जा रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है, साइज बड़ा होगा तो साइज बड़ा होने की वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ क्या है कि न्यूक्लियस से जो दो बॉन्डेड आइटम्स होंगे उनके न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस, तो जितना एलिमेंट का साइज बड़ा होगा तो दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का फासला बढ़ता जाता है, तो इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ती जाएगी। नंबर वन हमने क्या कहा, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन उसका साइज बढ़ता जाता है। जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि अगर हमारे पास एक बड़ी स्टिक है, उस स्टिक को हम लोग जो है वो आसानी के साथ तोड़ देते हैं, और उस स्टिक को तोड़ने के बाद हमारे पास दो टुकड़े आते हैं। अगर हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके मुकाबले में जो हमने पहले स्टिक तोड़ी है, इस स्टिक को, जो स्टिक के पीसेज होंगे उनको तोड़ना मुश्किल होगा। अब अगर फर्दर हम लोग उसको तोड़ते हैं तो मजीद छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे, उनको तोड़ना मजीद मुश्किल होता जाएगा। तो जितनी चीज़ छोटी होती जाएगी उसको तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता रहता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है। ईजियर टू ब्रेक द बॉन्ड, अगर बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अगर बॉन्ड आसानी के साथ टूट रहा है इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जब बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि वो आसानी के साथ टूट रहा है, वो स्टेबल ही नहीं है। जब वो स्टेबल ही नहीं है तो हम लोग बोलेंगे उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये तमाम के तमाम बॉन्ड हैं, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ 139। इन चारों में से जो सबसे कम बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन की है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। जब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा मतलब इसको तोड़ना मुश्किल है। जब इसको तोड़ना मुश्किल, सबसे पहले देखें इसकी क्या है, कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। जब बॉन्ड लेंथ कम तो इसको तोड़ना मुश्किल, जब तोड़ना मुश्किल तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। जब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी के हमारे पास कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो हमारे पास कम होगी, इसको तोड़ना आसान होगा। जब तोड़ना आसान होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, जब स्टेबिलिटी कम है तो ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। यहाँ पे रिलेशन सिंपली याद रख लें कि जितना हाइड्रोजन का साइज बढ़ता जाएगा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिएक्टिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी हमने देखा कि हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड होते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ करते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी। ये हमारे पास चारों के चारों हैलोजन मौजूद हैं, अगेन कार्बन इज कॉमन अमंग दीज अल्काइल हाइड्राइड। अब हम लोग जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। वैसे भी हमें पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा आता है, वो हमारे पास फ्लोरीन है। जब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम लोग जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं हमारे पास हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, किन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हम लोग हैलोजन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख रहे हैं। अब जैसे जैसे कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है ना, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है। अब जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी तो कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो भी डिक्रीज होता जाता है। सो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन फ्लोरीन की बात करता हूँ, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, कार्बन 2.5, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1.5 होता है, ठीक है। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फ्लोरीन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, कहता है भाई मैं हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे मेरी ही एक कॉमन चलेगी, इलेक्ट्रॉन ने मेरी तरफ ही आना है, तो कार्बन जो करना है भाई कर ले।
तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। कार्बन कहता है लै तू लाया मेरे को इलेक्ट्रॉन, मैं भी तेरे नाल नहीं रहना, मैं तेना घर बसाना ही नहीं, मैं तेना बॉन्ड बनाना ही नहीं। तो वो क्या कहता है, कार्बन वहां से बॉन्ड ब्रेक करके जाने की कोशिश करेगा। जब वो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फ्लोरीन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से कार्बन जब यहाँ से निकलेगा तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड जो होगा वो वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो वो टूट आसानी के साथ जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो मोर रिएक्टिव होगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस, उसकी पोलैरिटी ज्यादा, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है अल्काइल हैलाइड से उतनी ही ज्यादा होती है। सो अल्काइल फ्लोराइड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है वो मोर रिएक्टिव होगा। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 2.1, क्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। तो अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस देखते हैं 1.5 है। इन सब में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस जो है वो हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन का हमें देखने को मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो उतना तो ना उसमें पोलैरिटी आएगी, जितनी पोलैरिटी आएगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हम लोग बोलेंगे क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम लोग उसको ब्रेक आसानी के साथ करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ काबिल गौर, आप लोग कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड देखते हैं, ये बेसिकली होते ही हमारे पास नॉन पोलर। हमने पढ़ा हुआ है कि जो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड तो बिल्कुल ही नॉन पोलर, जीरो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है, तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, मतलब जितनी हेलोजन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, जब बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे बढ़ता है फड्डा। हमने बात की बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी में क्या था कि कार्बन आयोडीन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो था वो रिएक्टिव था। हमने बॉन्ड पोलैरिटी की बात की तो कार्बन क्लोरीन। दोनों में हो जाती है लड़ाई, जाती है अदालत में। अदालत कौन सी है, एक्सपेरिमेंट। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में देखने में मिला भाई कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो जीत गई, वही मेन फैक्टर है, वही गवर्न करती है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो हमारे पास आयोडाइड जो होंगे, अल्काइल आयोडाइड वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, देन अल्काइल ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड हमें देखने को मिल रहे होते हैं। इनफैक्ट कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हम लोग उसको तोड़ ही नहीं सकते अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन। इनको तोड़ने के लिए में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। अब आप लोगों ने जो बातें याद रखनी है यहीं से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। नंबर वन, अगर हमारी बुक के अंदर ना दो तरह के रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो आपने कहना भाई अल्काइल आयोडाइड ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चाहे वो हो एलिमिनेशन रिएक्शन। एक चीज। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और ज्यादा तमाम हेलोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, वो फ्लोरीन के पास, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके पास ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना तो उसको फ्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। हमारी बुक के अंदर जितने भी रिएक्शन गिवन है वो न्यूक्लियोफिलिक के हिसाब से गिवन है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट है तो हमारे पास कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्काइल क्लोराइड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ों को क्लियर कर लें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं हमारी बुक के अंदर जो गिवन है। दोनों केसेस में अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइलिक अटैकिंग एजेंट है तो हमारे पास अल्काइल क्लोराइड होगा, वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम लोगों ने कार्बन को सेम रखा था और हैलोजन को जो था वो डिफरेंट किया था। तो अल्काइल हाइड्राइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे। अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो इलेक्ट्राइल फ्लोराइड होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हैलोजन सेम रखते हैं लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट करते हैं, तो कंपाउंड विद द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा। इन शॉर्ट याद रख लें कि रिएक्टिविटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आपको रीजन पता होनी चाहिए, मैं आपको रीजन बताता हूँ कि इसकी रीजन क्या होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उनके नॉन पोलर ग्रुप्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। जब नॉन पोलर ग्रुप्स बढ़ेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, बल्कि ग्रुप्स के बढ़ने की वजह से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। जब अटैक करना मुश्किल होगा बॉन्ड ब्रेक करने मुश्किल होंगे। जब बॉन्ड ब्रेक करने मुश्किल होंगे तो उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती रहती है। तो ये चीज़ें हैं जिस तरह से आप उनसे एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं। तो आइए हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं द मेन फैक्टर दैट डिसाइड एक्सपेरिमेंटली द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो मेन दो तरह के तो फैक्टर होते हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरी बॉन्ड पोलैरिटी, मतलब बीटा ऑप्शन तो गई यहाँ से। फिर हमने देखा बॉन्ड पोलैरिटी डिटरमाइन नहीं करती बल्कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा। इसी की बुनियाद के ऊपर हमने कहा था कि अल्काइल हाइड्राइड जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, उसको तोड़ना आसान, तो उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है
वैल्यू बेस्ड है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, या आप लोगों ने जो बुक के ऊपर टेबल की बने उसको ऐसे चाहे याद करना, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 467 किलो जॉल पर मोल है वो बॉन्ड एनर्जी देखने को मिलती है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि हमारे पास ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर हम उसको तोड़ ही नहीं सकते। थर्ड है, कहता है विच अल्काइल हैलाइड हैज़ द हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप, मतलब हमने अल्काइल ग्रुप को सेम रखा और फिर हमने देखना है कि इसमें से हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी है। अब मैंने आपको बताया चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चाहे वो एलिमिनेशन हो, हमारे पास अल्काइल हाइड्राइड ही जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आंसर हो सकता था अल्काइल फ्लोराइड कब, जब वो कहता है कि विच अल्काइल हैलाइड हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप व्हेन द अटैकिंग रेजेंट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तब आपके पास आंसर जो था वो आर एफ होना था। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्ड कर लें। फिर कहता है इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग रीजन। अब यहाँ पर आए, इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रीजन तो मेन फैक्टर जो कि डिसाइड करता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने भी आपको पढ़ाया, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट होगा तो हमारे पास सी एफ जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और अभी हमने दोनों केसेस में सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी और सी एक्स बॉन्ड एनर्जी में देखा था कि जो सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी होती है उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे पास जो कार्बन फ्लोरीन जो था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट होगा तो मेन फैक्टर जो कि डिसाइड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को वो हमारे पास सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी होगी। यहाँ पे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।